नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपको जो पता है कि हमारा जो सेकेंड ईयर डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी स्पेशलाइजेशन वाले बच्चों का जो सेकेंड ईयर का हमारा सिलेबस चल रहा है, जिसमें हमारा पेपर नंबर 11 जो उसकी अंतिम यूनिट हमारी 5 जो रह रही है, आज हम प्रयास करेंगे कि 5वीं यूनिट हमारी जो है वो कंप्लीट हो जाए। आज नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगी। 5वीं यूनिट में हम हमारा ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम चालू करते हैं। 5वीं यूनिट में हम पढ़ेंगे विकलांगता के बारे में सामुदायिक जागरूकता। सामुदायिक जागरूकता का मतलब होता है कि हमारा जो समाज है, हमारे समाज में रहने वाले जो लोग हैं, हमारे समाज में रहने वाले जो परिवार हैं, उनके अंदर विकलांगता के प्रति अनेक प्रकार की कुछ भ्रांतियां होती हैं और उन भ्रांतियों के कारण विकलांगता उन बच्चों को, उन परिवारों को, उन समाजों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो हमारी हमारे जो समुदाय या समाज या परिवार में रहने वाले जो लोग हैं, उनको विकलांगता के बारे में बताना, विकलांगता के बारे में उन लोगों को जागरूक करना बहुत ही जरूरी होता है। और 5वीं यूनिट के अंदर हम ये चीज पढ़ेंगे। 5.1 यूनिट के अंदर, इसके अंदर हम शीघ्र पहचान, हस्तक्षेप और शिक्षा, ये 3 चीज अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। एक तो अपन पढ़ेंगे इसके अंतर्गत शीघ्र हस्तक्षेप, एक अपन इसके अंदर पहचान व शिक्षा। 3 चीज होती है। देखिए, 3 चीज का आपको हमें सबसे पहले इन तीनों चीजों का मतलब समझना है। देखिए, पहचान हस्तक्षेप से पहले आती है, इसको अपन पहले भी लिख सकते हैं। शीघ्र पहचान, हस्तक्षेप और शिक्षा। तो हमको इस यूनिट 5.1 के अंदर आपको विकलांगताओं के बारे में जो सामुदायिक जागरूकता है, उसके अंदर आपको ये 3 जो बिंदु हैं, इन 3 बिंदु के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये क्या होते हैं, इनका मतलब क्या है, ये किस प्रकार से काम करते हैं। यदि इनके बारे में आपको जानकारी है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यदि आपको जानकारी नहीं है, नॉर्मल शब्द हैं ये, हम इनको आराम से समझ सकते हैं। मैं इनको एक छोटी सी चीज के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि सबसे पहली बात आती है कि पहचान। पहचान का मतलब होता है, आप इसको इंट्रोडक्शन कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर। और इंट्रोडक्शन का मतलब होता है, आपने किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी है, उसका क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, एड्रेस क्या है, उसकी बुद्धि कैसी है, लंबा चौड़ा, मोटा छोटा, काला गोरा कैसा है, ये सारी चीज हमारी पहचान के अंदर आती है। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ओनली विकलांगता के बारे में, तो यहाँ पर हमारी जो बात चलेगी वो चलेगी विकलांगता की पहचान। कि हम सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे के बारे में हम जाने, उसको पहचाने कि ये जो बच्चा है ये विकलांग है, इसके शरीर के अंदर ऐसी कौन सी डिसेबिलिटी है, इसके शरीर के अंदर कौन सी कमी है, ये कौन सी विकलांगता के अंदर आता है। और जब हमको ये सारी पहचान हो जाए, इसके बाद में इसकी सेकंड स्टेप होती है, ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप होती है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप का मतलब होता है कि हम उस बच्चे की पहचान करने के बाद में उस बच्चे को हम किस प्रकार से सुविधाएं दे सकते हैं। उस बच्चे की दैनिक जो उसका रूटीन है, दैनिक दिनचर्या जो है, या उसका जो कोई भी कार्यविधि उसके जीवन में जो चल रही है, उसमें हम क्या परिवर्तन करें।
जिससे कि उस बच्चे की विकलांगता को कम किया जा सके, या बच्चे की विकलांगता के कारण उसको जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को हम कम कर सकते हैं। ये हम हस्तक्षेप करने के बाद में करेंगे। हस्तक्षेप का मतलब होता है दूसरे के कार्यों के बीच में हमको अपनी बातें रखना। वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, कौन सा कार्य कर रहा है, तो हमें ये पता लगाना कि भाई ये किस कार्य विधि से इसको प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का हम उसको उसके जीवन में हम हस्तक्षेप करके उसके जीवन में हम आकर के और उसकी प्रॉब्लम्स को हम दूर करेंगे। इसके बाद में नंबर तीसरी बात आती है आपकी शिक्षा। हमने पहचान कर ली किसी बच्चे की कि वो बच्चा डिसेबल है, उस बच्चे को विकलांगता का बच्चा शिकार है, उस बच्चे को कोई ना कोई विकलांगता है, तो हम हस्तक्षेप करेंगे, उसके जीवन में जाएंगे, उसकी क्रियाविधि को देखेंगे, उसकी एक्टिविटी को देखेंगे, उसकी दिनचर्या को देखेंगे, ये सारी चीज देख करके और हम उसको एक ऐसी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे कि जिससे कि वो बच्चा अपना जो जीवन है, अपनी जिंदगी जो है, उसको वो थोड़ी आसानी से व्यतीत कर सकता है, वो अपने छोटे मोटे कार्य कर सकता है। तो इसमें अपन जागरूकता के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसमें अपन कुछ बिंदुओं के बारे में बात करेंगे कि विकलांगता जागरूकता के ऐसी कौन कौन से कार्य हम कर सकते हैं कि लोग इससे जागरूक हो जाएं। तो सबसे पहली बात ये कि विकलांगता के अर्थ को समझना और ये कैसे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब नहीं है। हमने अभी पढ़ा था कि सबसे पहले हमको क्या करनी चाहिए, पहचान। तो सबसे पहले तो हम विकलांगता के अर्थ को समझें। विकलांगता का अर्थ क्या है, हम किस व्यक्ति को विकलांग कहेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा विकलांग है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति विकलांग है। तो सबसे पहले तो हमें विकलांगता का अर्थ समझना है, और जब हम विकलांगता का अर्थ समझ जाएंगे, इसके बाद में हम उस व्यक्ति की, विकलांग व्यक्ति की पहचान कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट इसका आ जाएगा विकलांग व्यक्तियों के साथ व्यवहार और संचार करना। जी, आपको किसी बच्चे के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में ये पता चल गया कि ये व्यक्ति, ये बच्चा विकलांग है, मतलब कोई ना कोई डिसेबिलिटी से ये ग्रसित है, तो हमारा इसके बाद का जो कर्तव्य बनता है, जो हमने इसमें भी लिखा है कि हस्तक्षेप करें, मतलब हम उसके साथ एक अच्छा व्यवहार करें, हमारा बिहेव उसके साथ में एक अच्छा होना चाहिए, जिससे कि वो बच्चा जो अपने जीवन में विकलांगता के कारण अपने जीवन को हताश मानकर चल रहा है, उस हताशता भरे, निराशा भरे जीवन में उसकी कुछ रोशनी आ जाए, वो बच्चा कुछ अपना एक कॉन्फिडेंस में आ जाए, कुछ अपना करना चाहे, कुछ आशाएं उसके जाए, और एक संचार करना, हम उससे बातें करें, हम उसके कार्यों को देखें, कौन कौन सा कार्य कर रहा है, उसकी दिनचर्या को हम देखें, इसको हम कहते हैं हस्तक्षेप। तो इन सारी क्रियाओं के बाद में हम विकलांग बच्चे को क्या कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, उसको हम कुछ हद तक उसकी परेशानी को दूर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है समाज में विशेष रूप से साथी छात्रों के बीच अपेक्षित विकलांगता के प्रकारों की व्याख्या करना। मतलब उसके साथ में जो विशेष रूप से समाज में उसके साथ में जो उसके जैसे बच्चे हैं, जैसे ये विकलांग है तो वो भी विकलांग है, तो ऐसे विकलांग बच्चों के बीच में हम विकलांगता के प्रकारों की व्याख्या करें, हम बताएं कि हमारे शरीर के अंदर कितने तरह की डिसेबिलिटी हो सकती है, कितने तरह की विकलांगताएं हो सकती है। और जब हम इस चीज को बच्चों को बताएंगे, डिसेबल बच्चों को बताएंगे, तो बच्चों को अपने आप में ये चीज आएगी कि भाई हम कौन सी डिसेबिलिटी से ग्रसित है, हम कौन सी विकलांगता से ग्रसित, और ये विकलांगता के लक्षण क्या हो सकते हैं, और वो लक्षण हमारे अंदर है, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, मतलब ये टेंशन का विषय नहीं है, चिंता का विषय नहीं है। तो हम उनके साथ में इसके प्रकारों की व्याख्या करें। एक नंबर 4 बिंदु आता है इसमें, विकलांगता की परवाह किए बिना सामाजिक समानता की अवधारणा। हम समाज में
जो भी अधिकार हमारे हैं, जो भी व्यवहार हम किसी के साथ करते हैं, तो उन विकलांग बच्चों के साथ में भी, उन विकलांग व्यक्तियों के साथ में भी हमारा व्यवहार जो है वो अन्य के साथ जैसा व्यवहार है उसका उनके साथ भी हमारा व्यवहार होना चाहिए। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम विकलांग हैं, हम किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, इसलिए समाज के लोग हमको दूर रखते हैं, इसलिए समाज के लोग हमारी क्या है रेस्पॉन्स नहीं देते, हमारा सम्मान नहीं करते। तो ये परवाह की नहीं करनी है हमको, विकलांग बच्चों की विकलांगता की परवाह हमको नहीं करनी है। विकलांग बच्चों की परवाह करनी है, लेकिन विकलांगता की परवाह नहीं करनी है। ये बच्चा विकलांग है तो हमें उसकी हेल्प करनी है, मतलब करनी है। ठीक है, तो ये 4 बिंदुओं के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। एक हमारे इन बच्चों के अंदर हमको समानता का व्यवहार रखना चाहिए। मतलब हमें हमारे समाज को इतना जागरूक करना है, हमें हमारे समाज को इतना बताना है, हमारे समाज के लोगों को बताना है, समुदाय के लोगों को बताना है, व्यक्तियों को बताना है, समाज के परिवारों में रहने वाले सदस्यों को बताना है, सबको बताना है कि भैया हमें इन बच्चों के साथ में, मतलब विकलांग लोगों के साथ में, विकलांग व्यक्तियों के साथ में हमारा जो व्यवहार है वो समानता का होना चाहिए। मतलब हमें किसी प्रकार से उनको प्रताड़ित ना करें। दूसरी चीज, सरकार के द्वारा या हमारे द्वारा कार्यक्रम या योजना, मतलब हम कोई भी ऐसे कार्यक्रम बना सकते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ऐसी कोई प्लान बना सकते हैं, कोई योजना बना सकते हैं कि वो योजना जो है, वो कार्यक्रम जो है विकलांगता के प्रति सामुदायिक जो हमारे लोग हैं, समुदाय में रहने वाले लोग हैं, परिवार और समाज में रहने वाले जो लोग हैं, उनको वो जागरूक कर सके, उनको वो बता सके कि भाई विकलांगता क्या होती है और विकलांगता के अंदर हमें किसी भी व्यक्ति को हमें किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार से हमको उनको उनकी अपेक्षा नहीं करनी है, उपेक्षा नहीं करनी है उनको, उनकी हमें उनका निरादर नहीं करना है। जैसे माना कि हमारे परिवार में कोई कार्य है, परिवार में समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और दूसरे रिश्तेदार लोग आ रहे हैं और हमारे घर में कोई विकलांग बच्चा है, तो हमने उस विकलांग बच्चे को कह दिया कि भाई तू हमारे सामने मत आना, तू उनके सामने मत आना, तू आज इस कमरे में बंद रहना और इस कमरे में से बाहर मत निकलना, तो उसको कहीं ना कहीं एक निराशा का सामना करना पड़ता है, वो एक हताश होता है बच्चा। तो ऐसी चीजें हमारे अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो यूनिट नंबर 5.1 के अंदर ये चीज आपको बताई गई है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। आपको इन 3 चीजों का मतलब समझ लो, आपका काम इसमें आसानी से हो जाएगा कि पहचान करना सबसे पहले, हस्तक्षेप करना और उसको शिक्षा दिलाना। ये 3 चीजों से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, विकलांग बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, विकलांग बच्चों की के अंदर हम एक आशा जागृत कर सकते हैं, उनको एक प्रेरणा दे सकते हैं। सबसे पहले उसकी पहचान करो, उसके दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप करो, उनके जीवन में हस्तक्षेप करो और इसके बाद में उसको लीगल शिक्षा दो, जो भी उसके लायक हो वो शिक्षा हम उसको दें। ये हमारी 5.1 के अंदर जो है वो आएगा। 5.2 के अंदर क्या आएगा, ये छोटी छोटी सी टॉपिक इनके अंदर हैं। 5.1, 5.2, 5.3, इनके अंदर छोटी छोटी चीजें हैं। आपके पास में नोट्स हैं, नोट्सों से भी आप पढ़ सकते हैं, नोट्सों में भी आप देख सकते हैं। घर आधारित शिक्षा और आपदाओं के समय में सामुदायिक सहायता, घर आधारित शिक्षा, ये आपकी आएगी 5.2 के अंदर। और आपदाओं के समय में सामुदायिक सहायता और आपदाओं के समय में सामुदायिक सहायता।
ये हम पढ़ेंगे 5.2 के अंदर। अब इसका मतलब क्या है, आपको इसमें दो चीज है, एक तो घर आधारित शिक्षा, एक चीज यहाँ पर खत्म है, एक चीज है आपदाओं के समय में सामुदायिक सहायता। यदि आप इन दोनों का मतलब एक हमारी लैंग्वेज में समझे, मतलब हम जो नॉर्मल गाँवों में जो बातें करते हैं, तो घर आधारित शिक्षा मतलब एक शिक्षा बच्चा विद्यालय जाने के बाद प्राप्त करता है, लेकिन ये आपको पता है कि हमारा परिवार जो है वो बच्चे का सबसे पहला स्कूल होता है, और उस सबसे पहले स्कूल की हमारी जो गुरु होती है वो होती है बच्चे की माँ। बच्चे की माँ बच्चे की सबसे पहली गुरु, और परिवार या समाज उसका सबसे पहला स्कूल होता है, विद्यालय होता है। तो यहाँ पर हम घर आधारित शिक्षा, बच्चा जब तक स्कूल नहीं जाएगा तब तक वो बहुत सारी चीजें सीख चुका होता है, और वो बहुत सारी चीजें कहाँ से सीखता है, वो परिवार से सीखता है, परिवार के लोगों से सीखता है, परिवार के माहौल से सीखता है, हमारे समाज से सीखता है। ये सारी चीजें उसको घर से मिलती हैं। और इसके गुरु कौन होते हैं? सबसे पहली गुरु आपको पता है माँ होती है, और इसके बाद यदि अपन माने गुरु तो उसके बड़े व्यक्ति उसके परिवार में जो हैं वो कुछ न कुछ उस बच्चे को किसी न किसी प्रकार से उसको कोई न कोई शिक्षा देते रहते। तो एज ए माँ के साथ साथ उसके पिता, उसके बड़े बहन भाई, उसके घर में दादा दादी, जो भी उसके परिवार में होते हैं, वो सभी बच्चे को किसी न किसी प्रकार की शिक्षा देते हैं। तो ये उनके क्या होते हैं? गुरु होते हैं। अब इसके अंदर अपन को पूरा जो आपका ये यूनिट है, इसके अंदर अपन को जो पढ़ना है वो घर आधारित शिक्षा, और ये तो आपकी घर आधारित शिक्षा है, और आपदाओं के समय में सामुदायिक सहायता। मतलब 5.2 यूनिट इतनी छोटी है कि दोनों ही चीजें आपको समझ में आसानी से आ जाएगी। जैसे पहली अपन ने पढ़ी कि घर आधारित शिक्षा, तो जैसे माना कि घर में हम कौन कौन सी शिक्षा, कौन कौन सी सीख हम बच्चे को दे सकते हैं, ये आपकी घर आधारित शिक्षा के अंदर है। लेकिन यहाँ पर हम दूसरी चीज पढ़ रहे हैं, आपदाओं के समय में सामुदायिक सहायता। आपदाओं के समय, आपदा का मतलब होता है आपदा का मतलब होता है कोई भी कष्ट आ जाए, कोई भी दुख आ जाए, ठीक है ना। कोई भी कष्ट, कोई भी दुख हमको या उस विकलांग बच्चे को, विकलांग बच्चे के परिवार को, यदि कोई भी ऐसा अचानक से कोई आपदा उसके ऊपर आ जाती है, अचानक से, वैसे आपदा में आपको पता है कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी होती हैं। जैसे प्राकृतिक आपदाओं में अपन क्या आ जाता है, जैसे भूकंप आ गया, बरसात हो गई बहुत तेज, ओले पड़ गए और बाढ़ आ गई, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? ये प्राकृतिक आपदा के अंदर आती है। तो इन आपदाओं में या अन्य किसी भी प्रकार की आपदा यदि विकलांग परिवार को पड़ रही है, विकलांग बच्चे के ऊपर यदि कोई आपदा आ गई है, तो हमारा दायित्व बनता है कि ऐसे समय में उसको सामुदायिक सहायता दी जाए। सामुदायिक सहायता का मतलब होता है समाज के द्वारा सहायता, समाज के द्वारा सहायता। ये हमने समुदाय का अर्थ पहले पढ़ लिया है कि समुदाय क्या होता है। समुदाय आपको पता है कि अनेक परिवारों से मिलकर एक संगठन बनता है, और वो संगठन किसी न किसी अच्छे कार्य के प्रति सजग होता है, और उसको अपन एक समुदाय का रूप देते हैं। इसमें हमने समुदाय के प्रकार भी पढ़े हैं, और सारी चीजें हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो भैया आपको दो चीज, ये 5.2 में कुछ नहीं है, एक थ्योरेटिकल जो है वो चीजें हैं, पॉइंट टू पॉइंट कोई चीज नहीं है। तो आप इसको केवल दो चीजों को इतना समझ लो कि एक तो बच्चे को हम घर पर शिक्षा दें, बच्चे को हमने जो शिक्षा हम दे सकते हैं, यहाँ पर पूरी शिक्षा का मामला नहीं है, ये कह रहा है घर आधारित, तो घर पर जो शिक्षा हम दे सकते हैं वो शिक्षा हमने घर पर दे दी। लेकिन इसमें हमारे समुदाय की क्या भूमिका रहेगी?
ये तो परिवार की भूमिका हो गई, घर पर आधारित शिक्षा हमने दे दी, ये परिवार पर आधारित है। लेकिन हमारे समुदाय की क्या भूमिका होगी? तो हमारे समुदाय की इसके अंदर ये भूमिका होगी कि जब भी उस पर कोई विशेष परिस्थिति आती है, जब भी उस पर किसी आपदा का प्रभाव होता है, कोई अन्य समस्या आती है, कोई कष्ट होती है, कोई पीड़ा होती है, कोई दुख होता है, तो ऐसी स्थिति में उसको हमारे समाज के द्वारा और उसको सहायता दी जाएगी। अब सहायता के अंदर अपन समझ सकते हैं कि सहायता के अंदर कौन कौन सी सहायता जो है वो अपन दे सकते हैं। तो परिवार के लिए सबसे बड़ी सहायता ये होती है कि उस समय, तत्कालीन समय में, मतलब जब वो आपदा का समय है, तो उस समय में परिवार के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, और वो सबसे जरूरी सहायता जो होती है वो हमारे समाज के द्वारा उसको तुरंत प्रभाव से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इससे क्या होगा कि उस परिवार को एक संबल मिलेगा। एक परिवार जो है उस आपदा से जो टूट चुका है, पहले ही टूटा हुआ है विकलांगता से, पहले ही वो परिवार के मनोबल टूटे हुए हैं, गिरा हुआ है, मनोबल गिरा हुआ है, तो ऐसी जगह पर जब वो परिवार, विकलांग परिवार जो पहले से ही पूर्ण रूपेण हताश है, निराश है, और यदि उस पर कोई आपदा और आ जाती है, तो ऐसे समय में हमारे समुदाय की, हमारे समाज की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उस समाज की क्या करें, उस समुदाय की क्या करें, हेल्प करें, उसकी सहायता करें। ये आपकी 5.2 यूनिट के अंदर मैटर है। और अभी अपन पढ़ेंगे 5.3। 5.3 के अंदर विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग, ये पढ़ेंगे अपन। विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी और अन्य संस्थाओं से सहयोग। इसमें हमारा पूरा जो फोकस है वो हमारा पूरा फोकस रहेगा विकलांग बच्चों की शिक्षा पर। और विकलांग बच्चों की जो शिक्षा है वो इसमें अपन पढ़ेंगे कि किसी भी प्रकार से दी जाए, लेकिन विकलांग बच्चों को शिक्षा दी जाए। इसमें अपन दो चीज पढ़ रहे हैं, एक तो विकलांग बच्चों को शिक्षा के लिए एक तो आंगनबाड़ी की सहायता और एक अन्य संस्था, मतलब ऐसी कोई भी संस्था, ऐसा कोई भी एनजीओ, ऐसी कोई भी एजेंसी जो शिक्षा देने का काम करती है, वो भी समाज सेवा के रूप में। जैसे आंगनबाड़ी है हमारी सरकारी उपक्रम है, सरकार की तरफ से लोगों को साक्षर करने के लिए आंगनबाड़ी में जो है वो प्ले स्कूल चलाए जाते हैं, प्रौढ़ शिक्षा चलाई जाती है और लोगों को शिक्षित किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है आंगनबाड़ी में। तो हम हमारे विकलांग बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, और यदि कोई ऐसा बच्चा है जिसको नजदीक कोई विशेष स्कूल उसको नहीं मिल पा रहा है, तो हम इन संस्थाओं से या आंगनबाड़ी से बच्चों की शिक्षा के लिए क्या ले सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं। इसमें अपन को पता है कि एक ICDS एकीकृत बाल विकास योजना जो आंगनबाड़ी के द्वारा चलाई जाती है, एकीकृत बाल विकास योजना, ये आंगनबाड़ी के द्वारा चलाई जाती है। ये किसके द्वारा चलाई जाती है? आंगनबाड़ी के द्वारा। तो आंगनबाड़ी के द्वारा ये जो योजना चलाई जाती है, इसमें आंगनबाड़ी में जो बच्चे मौजूद होते हैं उन बच्चों की अक्षमताओं का पता लगाया जाता है। बच्चा कौन सी चीज में सक्षम है, कौन सी चीज में अक्षम है, बच्चा कौन सा कार्य कर सकता है, कौन सा कार्य नहीं कर पा रहा है,
तो ऐसी अक्षमताओं का या क्षमताओं का यहाँ पर इस कार्यक्रम के तहत क्या होता है, उसको जांच की जाती है, उसका पता लगाया जाता है और पता लगाने के बाद में उसको क्या दी जाती है, उसको शिक्षा दी जाती है। जैसी भी शिक्षा उसके लिए आवश्यक होती है वो शिक्षा उनको प्रदान की जाती है। इसके अलावा जो हमारी आंगनवाड़ी है उसके अंदर आंगनवाड़ी के माध्यम से आपको पता है कि बचपन में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी देखभाल के लिए, उनकी शिक्षा के उद्देश्य के लिए बच्चों में CWSN जो हमारे विशेष योगजन होते हैं जिनको किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटी ने घेरा हुआ है, उनमें आंगनवाड़ी के द्वारा कुछ विशेष चीजें जो हैं वो की जाती है, उनकी विशेष सहायता की जाती है, विशेष उनको शिक्षा दी जाती है। तो उनको हम कुछ पॉइंटों के द्वारा इसमें समझाया गया है कि जिसमें पहला पॉइंट होता है अच्छा शरीर, मांसपेशियों का समन्वय, बुनियादी मोटर कौशल विकसित करना। सबसे पहला आंगनवाड़ी में उद्देश्य होता है कि जो बच्चा हमारे पास विशेष योगजन के रूप में आया है, जो बच्चा हमारे पास में डिसेबल के रूप में आया है, तो उस बच्चे की सबसे पहले हम शरीर के स्वास्थ्य का हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे और शरीर के स्वास्थ्य को यदि उसका खराब है तो उसको हम सही करने का प्रयास करके उसको हम अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे। दूसरा बिंदु होता है खोज, निवेश, प्रयोग और सीखने के माध्यम से बच्चे को अपने पर्यावरण को समझने के लिए सक्षम बनाने में बौद्धिक जिज्ञासा को उत्तेजित करना। एक प्रयोग करके उनको कोई चीज सिखाना। जैसे आपको पता है कि जो विकलांग बच्चे जो होते हैं उनको कोई भी चीज जब आप सिखाओगे तो उनको प्रैक्टिकली ज्यादा सिखाते हैं। जैसे माना कि आप अभी डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा में हम जो प्रैक्टिकल्स वगैरह जो होते हैं, प्रैक्टिकल के अंदर हम TLM वगैरह बनाते हैं। TLM का एम से क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? TLM का उद्देश्य होता है कि बच्चा जो होता है वो डिसेबल है, बच्चा सक्षम नहीं है, और बच्चा जब सक्षम नहीं है तो आप उसको इतना दिमाग उसके पास नहीं है कि आप उसको बोल के समझा सको। आप उसको किस प्रकार समझाएंगे? आप उसको समझाएंगे प्रैक्टिकली। बस प्रैक्टिकली मतलब आपको कोई चीज हमें बना के ले जानी है, जैसा हमारा हम जो कुछ उनको सिखाना चाहते हैं उससे संबंधित हमको एक फिजिकल वस्तुएं जो है वो अपने साथ में लेनी होती हैं, और उन फिजिकल वस्तुओं से, उन प्रैक्टिकल वाली TLM से, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से हम उन बच्चों को कुछ शिक्षा दे सकते हैं, कुछ चीजें उनको हम समझा सकते हैं। तो ये चीज एक पर्यावरण को समझने में सक्षम बनाने में प्रयास करती है हमारी आंगनबाड़ी। तीसरा पॉइंट है कि स्वयं, दूसरों और चीजों और पर्यावरण की सौंदर्य परख सराहना। पर्यावरण की सुंदरता की सराहना उनके सामने करनी चाहिए। आपको हमेशा उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। यदि आप उनकी हमेशा प्रशंसा करेंगे तो वो बालक जो है वो अत्यधिक तेज गति से अपने कार्यों को करेगा। नंबर 4 पॉइंट है भावनाओं, और भावनाओं को व्यक्त करने, समझने, स्वीकार करने, नियंत्रित करने के लिए मार्गदर्शन करके भावनात्मक परिपक्वता। भावनाओं को व्यक्त करने, समझने और स्वीकार करने। जैसे बच्चे के अंदर कौन कौन से भाव जो है वो अंदर मौजूद हैं, उन भावों को, बच्चे के भावों को समझिए, बच्चे के भावों को उगलवाइए, निकलवाइए उनसे। और जब बच्चे के भावों को हम समझ पाएंगे, उसकी भावनाओं को हम समझ पाएंगे, तो उसकी हम अच्छी प्रकार से हेल्प करवाएंगे, उसकी हम अच्छी प्रकार से उसको हम सहायता दे पाएंगे। नंबर 5वां पॉइंट है नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य, ताकि ईमानदार, आज्ञाकारी, ईमानदार, दयालु, सच्चा और बड़ों का सम्मान किया जा सके। हमें बच्चों को सांस्कृतिक संस्कार देने चाहिए, उनको हमें नैतिक मूल्यों का ज्ञान कराना चाहिए, उनको हमें ईमानदार बनाना चाहिए, उनको हमें बड़ों का सम्मान करना सिखाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारी जिम्मेदारी होती है किसकी? आंगनबाड़ी हमारी बच्चों को शिक्षा दे के साथ साथ में इन चीजों को भी वो उपलब्ध कराती है, इन चीजों को भी वो बच्चों को सिखाती है। एक आता है आत्मविश्वास और आंतरिक अनुशासन। मतलब एक तो कॉन्फिडेंस खुद का हो और खुद का डिसिप्लिन भी हो। मतलब बच्चे को सबसे, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी चीज है बच्चे के लिए आत्म अनुशासन और
आत्मविश्वास। एक तो बच्चे का खुद पर विश्वास होना चाहिए और एक बच्चे के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए खुद का। जब उसके अंदर खुद का डिसिप्लिन होगा, बच्चे के अंदर खुद का विश्वास होगा, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चा उनको नई नई खुद अपने स्तर से भी सीख लेता है। इसके बाद अगला है विचारों और भावनाओं को धारा प्रवाह सही स्पष्ट भाषा में व्यक्त करने की क्षमता। एक बच्चे के अंदर कई बार ऐसा होता है कि भावनाएं उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी होती है, या भावनाएं जो भी हैं उनको वो अच्छी प्रकार से व्यक्त नहीं कर पाता है, अच्छी प्रकार से बच्चा दूसरे व्यक्ति के सामने उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा उद्देश्य बनता है, आंगनवाड़ी पर जो कार्यकर्ता होते हैं वो उन बच्चों को ये कार्य सिखाते हैं कि वो सही और स्पष्ट भाषा में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। समृद्ध शिक्षण अनुभव के माध्यम से व्यक्तित्व, एक समृद्ध शिक्षण अनुभव के माध्यम से उनका व्यक्तित्व सुधारा जाता है। आपने पहले पढ़ाया मैंने, और आपने फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल फाइल्स के अंदर एक आईपी फाइल बनाई है। आईपी फाइल के अंदर क्या होता है, उसका पूरा व्यक्तिगत मामला होता है, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम होता है वो। मतलब बच्चे का व्यक्तित्व सुधारा जाता है, बच्चे का व्यक्तिगत उसकी नॉलेज ली जाती है। उसके अंदर हम एक केस स्टडी तैयार करते हैं। केस स्टडी में क्या होता है, बच्चे की पूरी डिटेल्स होती हैं, क्या नाम है बच्चे का, कौन कहाँ पढ़ता है, क्या जानता है, क्या नहीं जानता, उसके माता पिता कौन है, उनके माता पिता की शिक्षा क्या है, ये डिसेबिलिटी उसको कौन सी है, क्या लक्षण है, कब से है, क्यों है, इलाज कराया नहीं कराया, उसका पड़ोस कैसा है, परिवार कैसा है, समाज कैसा है, वातावरण कैसा है, क्या वो कर सकता है, क्या वो नहीं कर सकता, पूरी डिटेल्स उसकी हम केस स्टडी के अंदर तैयार करते हैं। तो ये आंगनवाड़ी जो है वो अपने अनुभव के द्वारा उसका व्यक्तित्व भी सुधारती है। और सामाजिक रवैया, समूह शिष्टाचार और दूसरों के साथ चीजें साझा करना, दूसरों के साथ रहना, दूसरों के साथ खेलना, मतलब उस बच्चे को ये चीज भी आंगनवाड़ी के पास सिखाई जाती है कि बच्चा अकेला तो नहीं है, बच्चा दूसरों के साथ मिलकर रहता है कि नहीं रहता है, दूसरों के साथ अपनी बातों को वो शेयर कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें भी आंगनबाड़ी में उस बच्चे को सिखाई जाती हैं। अच्छे आचरण, व्यक्तिगत समायोजन के लिए कौशल और दैनिक जीवन की गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से करने की क्षमता। अच्छे आचरण वो करे, व्यक्तिगत समायोजन उसके अंदर हो, और कौशल और दैनिक जीवन की गतिविधि स्वतंत्र रूप से करने की क्षमता। स्वतंत्र रूप से मतलब जैसे हमने देखा आईपी के अंदर हम किसी प्रकार की स्किल उठा लेते हैं, जैसे मुझे बच्चे को नहलाना सिखाना है, बच्चे को कपड़ा पहनना सिखाना है, बच्चे को कपड़ों की घड़ी करना सिखाना है, बच्चे को काउंटिंग सिखानी है, बच्चे को खाना सिखाना, कुछ भी सिखाना, तो इनको वो जब मैं सिखा दूं तो वो स्वतंत्र रूप से करना सीख जाए। ऐसे नहीं जैसे मैंने करवाया उसने कर दिया, मैंने बोला उसने कर दिया, मैंने दिखाया उसने कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो स्वतंत्र रूप से करना सीख जाए। मैं उससे कुछ नहीं कहूँ, जब उसको नहाना हो वो अपने आप जाए और वो नहा ले, जब उसको भूख लगे वो अपने आप खाना खा ले, जब उसको कपड़े पहनने हो तो वो अपने आप कपड़े पहन ले। इसका मतलब है कि वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। तो ये भी चीज हमारी आंगनबाड़ी के अंदर कंप्लीट कराई जाती है। एक डीटी द्वारा पढ़ाई के लिए कदम उठाया गया जिसमें दिल्ली के एनसीटी में आईईडीसी योजना को लागू करने और समुदाय में जागरूकता पैदा करने के लिए इसको बनाया गया है। इसको DTE, ये क्या है, दिल्ली के एनसीटी में ये हमारे जो विकलांग बच्चे होते हैं और हमारे विकलांग बच्चों का जो समाज होता है उस समाज को जागरूक करने के लिए, उस समाज को मोटिवेट करने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए इसको बनाया गया है। इसमें विकलांग बच्चों को जो भी योजनाएं दी जाती हैं उन योजनाओं को जो प्रावधान है उन प्रावधानों के संबंध में भी लोगों को शिक्षित किया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि भैया यदि आपके घर में कोई विकलांग बच्चा है तो सरकार के द्वारा ये विकलांग बच्चों को ये योजनाएं चल रही है तो आप इनका लाभ ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें
जैसे माना कि आपको एडमिशन लेना है तो उसमें एडमिशन में आपको क्या छूट मिलेगी, आयु में क्या छूट है, परीक्षा में क्या छूट है, कौन कौन सी भाषाओं में आप अध्ययन कर सकते हैं, कौन सी भाषा में कौन सी छूट आपको मिलती है, ये सारी चीज़ें हमारी इस DTE प्रोग्राम के अंदर जो है वो निर्धारित की गई। ये क्या है, विशेष बच्चों के लिए तैयार किया गया है। एक शैक्षिक संगठनों को अनुदान की प्रक्रिया, ये भी इसके अंदर पढ़ेंगे अपने। शैक्षिक संगठनों को अनुदान की प्रक्रिया। शैक्षिक मतलब होता है कि कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो खुद अपनी इच्छा से बनाए गए हैं लोगों की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए। तो ऐसे संगठनों को अनुदान की क्या प्रक्रिया है, मतलब इन संगठनों को अनुदान कैसे दिया जाता है। अनुदान का मतलब होता है, आप समझ रहे, सब्सिडी। सब्सिडी मतलब ये जो संस्थाएं, ये जो NGO हैं, ये समाज सेवा के कार्य करते हैं। तो समाज सेवा के जब ये कार्य करते हैं तो उनको कौन कौन सा प्रोसीजर होता है कि इनको कुछ अनुदान दिया जाए, उनको पैसा दिया जाए। तो एसोसिएशन के लेखों का उचित गठन, सबसे पहले हमको एक संगठन बनाना है और उस संगठन के जो भी लेख हैं, जो भी कार्य हैं, उनका उचित प्रकार से, सही प्रकार से हम एक गठन करें और एक संगठन बनाएं। दूसरा है, संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित अपनी शक्ति और कर्तव्यों के साथ एक उचित रूप से गठित प्रबंध निकाय होना चाहिए। मतलब जो हमारा संगठन बनाया जा रहा है वो किसी भी प्रकार से हमारे संविधान के खिलाफ नहीं होना चाहिए। संविधान में जो हमारा नियम लिखा गया है, संविधान में जो भी शक्ति और जो भी कर्तव्य हमको दिए गए हैं, उन शक्ति और कर्तव्यों के द्वारा ही हमें उस संगठन को बनाना। अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक आधार पर जानकार व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की स्थिति में होंगे और अपने कार्यक्रम को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इसमें हम अपने जान पहचान वाले व्यक्तियों की भागीदारी भी ले सकते हैं, जिससे कि वो लोग भी आपकी इसके अंदर क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। एक नंबर 4 बिंदु है इसमें, लिंग, जाति, धर्म, पंथ के आधार पर किसी व्यक्ति या समूह के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। आपने कोई भी संगठन बना लिया, यदि आपको सरकार से अनुदान चाहिए तो आप प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जाति के व्यक्ति को, प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को, गरीब को, अमीर को, हर समाज को, हर व्यक्ति को, हर परिवार को कि बिना किसी भेदभाव के यदि आप सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं तो आपको सरकार के द्वारा अनुदान दिया जा सकता है। नंबर 5 पॉइंट है, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लाभ के लिए नहीं चलाया जाना चाहिए। ये जो संगठन आप बना रहे हैं, ये किसी एक व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने मेरे घर के लिए बना लिया संगठन, मैं सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहा हूं और मेरा घर चला रहा हूं, या मेरे रिश्तेदारों को मैंने लाभ दे दिया। मतलब किसी भी तरीके से किसी एक व्यक्ति या एक परिवार या एक समाज के लिए ये लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, सबके लिए बराबर लाभ मिलना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से संगठन को चलाते हैं तो आपको सरकार के द्वारा अनुदान मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। नंबर 6 पॉइंट है, किसी भी राजनीतिक दल के हितों को आगे बढ़ाने के लिए सीधे तौर पर कार्य नहीं। राजनीतिक दलों से हमारा कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। किसी एक राजनीतिक दल का हम ना विरोध करेंगे और ना ही किसी के पक्ष में होंगे। केवल हमारा एक उद्देश्य होगा कि हमारी जो संस्था है वो समाज की या पिछड़े लोगों की या आवश्यकता वाले लोगों की या विकलांग बच्चों की हेल्प के लिए हमने संगठन बनाया है, तो हम उनकी बिना भेदभाव के हेल्प करेंगे और सरकार आपको अनुदान दे देगी। एक नंबर 7 में, किसी भी तरह से सांप्रदायिक वैमनस्य को भड़काना नहीं। एक किसी भी प्रकार से हम आपस में ऐसा कोई भी सांप्रदायिक कार्य नहीं करेंगे जिससे कि दो जातियों, दो धर्मों, दो परिवारों, दो संगठनों, दो समुदायों, किसी भी प्रकार से लोगों के अंदर धर्म या जाति के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भड़कीला काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारे समाज में कोई तरह की गलत भावनाएं फैले। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको सरकार के द्वारा जो है वो क्या प्राप्त होगा, अनुदान प्राप्त होगा। एक इनकी अनुदान की शर्तें क्या होती हैं?
एक इसकी शर्त है। मतलब सामाजिक संगठनों को, शैक्षिक संगठनों को सरकार जो है वो अनुदान देगी, लेकिन अनुदान के लिए शर्त क्या है, जैसे कंडीशन क्या रखी है। जैसे हम आपको अनुदान देंगे, लेकिन अनुदान में हमने कुछ कंडीशंस रख रखी है, हमने कुछ उसमें शर्त रख रखी है। वो शर्त कौन कौन सी है? तो पहली शर्त हमारी ये है कि अनुदान प्राप्तकर्ता को एक निर्धारित प्रपत्र पर एक बांड निष्पादित करना आवश्यक होगा। यदि एजेंसी एक कानूनी इकाई नहीं है तो बांड को 2 जमानतदारों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। आप जैसे माना कि मैंने संगठन चलाया है और मैं चला रहा हूं, मैं अनुदान प्राप्त करता हूं, तो जो अनुदान प्राप्त करता है उसको एक निर्धारित प्रपत्र पर एक फॉर्मेट गवर्नमेंट के द्वारा आपको दिया जाएगा, उसको भरकर आपको देना पड़ेगा, निष्पादित करना पड़ेगा। उसमें जो भी नियम कानून होंगे वो आपको मानने पड़ेंगे। एक दूसरा पॉइंट है कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली एजेंसी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय या राज्य शिक्षा विभाग के एक अधिकार द्वारा निरीक्षण के लिए खुली होगी। मतलब हमेशा आप अपनी संस्था को, अपने संगठन को, अपने ऑफिस को, आप कोई भी हमारा सरकारी व्यक्ति, कोई भी हमारा शिक्षा विभाग का व्यक्ति, उससे संबंधित कोई भी व्यक्ति यदि उसकी जांच करना चाहे तो वो जांच करने के लिए वो हमेशा खुली रहेगी। मतलब कभी भी वो व्यक्ति जांच करके देख सकता है कि आप सही प्रकार से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक परियोजना के खातों को उचित रूप से और अलग बनाए रखा जाएगा, आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत किया जाएगा। जो भी आपने अनुदान सरकार से प्राप्त किया है उसका पैसा आपने कहां किस किस को किस किस प्रकार से दिया है, तो उसका जो खाता है उस अकाउंट को आपको सही प्रकार से भली भांति प्रकार से आपको चलाना है, और जब आवश्यकता हो तो आवश्यकता होने पर आपको उसको प्रस्तुत भी करना पड़ेगा। एक चार्टर्ड अकाउंट द्वारा विधिवत प्रति हस्ताक्षर निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ लेखा परीक्षित खातों को पिछले वर्ष के संबंध में 6 महीने के भीतर या उस अवधि की समाप्ति के बाद प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसके लिए अनुदान स्वीकृत है। अनुदान जो आपको स्वीकृत किया गया है उसको एक सीए के द्वारा, जो हम आईटीआर वगैरह फाइल करते हैं, तो एक सीए के द्वारा उसको एक निर्धारित प्रपत्र पर हस्ताक्षर करके उसको अनुमोदित करना चाहिए, जब तक आपको सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त होगा। एक एजेंसी सरकारी अनुदान से पूरी तरह आंशिक रूप से अर्जित की गई सभी संपत्तियों का रिकॉर्ड बनाए रखेगी। यदि आपने सरकार से कोई भी अनुदान आपको प्राप्त हुआ है और उस अनुदान के द्वारा आपने किसी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीद ली है, आपने कोई जमीन ले लिया, आपने कोई मकान लिया, आपने कोई प्लॉट लिया है, आपने कोई और कुछ जो भी संपत्ति आपने ली है, उस संपत्ति का पूरा ब्यौरा आपको निर्धारित प्रलेखों में देना पड़ेगा। नंबर 6 पॉइंट है, जब राज्य सरकार भारत सरकार के पास ये मानने का कारण हो कि स्वीकृत धन का उपयोग अनुमोदित उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है तो अनुदान को रोका जा सकता है और पहले के अनुदान की वसूली की जा सकती है। जैसे आपको ये अनुदान यहाँ से प्राप्त हो गया, लेकिन इसके अंदर ये शर्त होती है कि यदि जिस उद्देश्य के लिए आपने अनुदान प्राप्त किया है, जिस उद्देश्य के लिए आपको गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, तो उस उद्देश्य के लिए आप उस पैसे को लगा रहे हैं या नहीं। यदि आप उस उद्देश्य के लिए पैसे को नहीं लगा रहे तो आपका अनुदान जो है रोका जा सकता है, और यदि आपको पहले अनुदान दिया गया है तो उसकी वसूली की जा सकती है। नंबर 7 जो है, संस्था को अनुमोदित परियोजना के कामकाज में उचित मितव्ययता बरतनी चाहिए। संस्था को अनुमोदित परियोजना के कामकाज में उचित मितव्ययता बरतनी चाहिए। जो भी योजना आपको दी गई है, जो भी योजना आपने अनुमोदित की है, कामकाज किया है, उसको मितव्ययता से, मतलब उसको आप ऐसे नहीं कि आप अनाप शनाप खर्च करें, उस खर्च में भी आपको मितव्ययता अपनानी होती है, तब जाके आपको अनुदान प्राप्त होता है। एक अनुदान प्राप्तिकर्ता, नंबर 8वां पॉइंट है कि अनुदान प्राप्तिकर्ता एजेंसी मानव संसाधन विकास मंत्रालय को निर्धारित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अनुदान जिसने भी प्राप्त किया है वो एजेंसी हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसको अपनी रिपोर्ट उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। अपनी रिपोर्ट पूरी तैयार करके विभाग को देनी पड़ेगी, मंत्रालय को देनी पड़ेगी। नंबर 9, मंजूरी पत्र में उल्लेखित किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन हुआ है या नहीं। इस सवाल पर भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग के सचिव का निर्णय
अंतिम होगा। मंजूरी पत्र में उल्लेखित किसी नियम शर्त का उल्लंघन तो नहीं हुआ है, और यदि आपने किसी भी नियम और शर्त का उल्लंघन किया है तो आपको अनुदान प्राप्त नहीं होगा किसी भी स्थिति में। आप ये शर्तों को यदि पूरा करते हैं तो सरकार आपको अनुदान देगी, अन्यथा नहीं देगी। ये आपकी यूनिट नंबर 5.3 के अंदर ये जो आपको बताया गया है, और ये हमारी 5.3 यूनिट जो है वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसके बाद जो है आपकी 5.4 और 5, आज हम इसको पेपर को क्लियर ही करेंगे। 5.4 व 5.5 इन दोनों में भी आपका कोई ज्यादा बड़ा मैटर है नहीं, बहुत कम मैटर है, तो इसको भी अपन आज ही अभी पूरा कर लेते हैं। इसमें हम जो पढ़ेंगे यूनिट 5.4 में विशेष और समावेशी शिक्षा में एक हितधारक के रूप में समुदाय, विशेष व समावेशी शिक्षा। शिक्षा में हितधारक के रूप में समुदाय। देखिए, ये दोनों शिक्षाओं के बारे में हम पहले बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम इसके बारे में ज्यादा विचार विमर्श नहीं करेंगे। विशेष शिक्षा जो है आपको नॉर्मल में बता देता हूँ। विशेष शिक्षा जो है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए या डिसेबल बच्चों के लिए या विकलांग बच्चों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है। ये विशेष शिक्षा होती है और इनमें केवल डिसेबल बच्चों को ही शिक्षा दी जाती है। लेकिन ऐसा विद्यालय, ऐसी संस्था जहाँ पर विशेष और नॉर्मल, सामान्य दोनों तरीके के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, वो हमारी समावेशी या इंक्लूसिव एजुकेशन होती है। लेकिन अब अपन इसके अंदर थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है, ये और कुछ ज्यादा नहीं है। हितधारक के रूप में समुदाय कैसे इसमें हितधारक है, तो सबसे पहले अपन इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं वो मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट टू पॉइंट, इसमें ज्यादा मैटर नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट अपन इसको देखेंगे। तो कौन कौन सी चीजें शामिल होती है, तो पहला पॉइंट आपको इसके अंदर शामिल होता है कि किसी सेवा के मात्र उपयोग के माध्यम से भागीदारी, जैसे कि बच्चों को स्कूल में नामांकित करना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा का उपयोग करना। मतलब हमारी सबसे पहली, ये हमारे समुदाय की जो सबसे पहली जो भागीदारी होती है कि आप एक तो बच्चे को स्कूल तक पहुंचाएंगे, नामांकित करेंगे बच्चे को, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। जैसे बच्चा हमारे परिवार में है, कोई विकलांग बच्चा है, तो हमारा परिवार का, हमारे समाज का ये सबसे पहला दायित्व बनता है कि हमें उसे शिक्षा दिलाएं, और शिक्षा दिलाने के लिए हम जिस संस्था में उसको शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो उसमें हम उसको सबसे पहले नामांकित करें। दूसरी चीज, उसकी प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल कौन करेगा, परिवार करेगा, उसका समाज करेगा, समुदाय करेगा। अगला पॉइंट आता है धन, सामग्री, श्रम के योगदान के माध्यम से भागीदारी। आप ये जो समुदाय है, परिवार, समाज, समुदाय, यदि वो योग्य है तो वो किसी भी प्रकार से ऐसी संस्थाओं की हेल्प कर सकता है, जैसे उनको धन दे सकता है, कोई भी सामग्री, बच्चों के काम आने वाली सामग्री दे सकता है, बच्चों को कपड़े दे सकता है, बच्चों को खाने की चीजें दे सकता है, एक श्रम का योगदान कर सकता है। जैसे वहां पर कोई भी माना कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम किसी को खाना नहीं खिला सकते, लेकिन खिलाने वाला खिला रहा है, तो वहां पर हम हेल्प तो कर सकते हैं, श्रम तो कर सकते हैं। हम बच्चों को परोस सकते हैं, खाना परोस सकते हैं, हम बच्चों को पानी पिला सकते हैं, और बच्चों को कोई और हेल्प है वो अपन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अपन कर सकते हैं। अगला पॉइंट आएगा उपस्थिति के माध्यम से भागीदारी। बच्चों की उपस्थिति कैसी है, बच्चे बराबर स्कूल जा रहे नहीं जा रहे, बच्चों को हमने नामांकन करा दिया, बच्चों को हमने एडमिशन दे दिया, बच्चे वहां पर क्या कर रहे, कैसे कर रहे, रोजाना जाते नहीं जाते, ये काम होता है हमारा समुदाय का, हमारा परिवार, हमारा समाज इस चीज को देखे। किसी भी कार्य के वितरण में भागीदारी, अक्सर अन्य अभिनेताओं के साथ भागीदार के रूप में। कोई भी सेवा का वितरण काम हो उसमें हमको भागीदारी करनी है।
कोई भी सेवा का काम है, हम बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लें, जाएं, उसमें भागीदार बने और उसको पूरा करें। अगला है प्रत्यायोजित शक्तियों के कार्यान्वयन कर्ताओं के रूप में भागीदारी। जो भी हमारी शक्तियां हैं, जो भी हमारे कार्य है, जैसी भी हमने योजना बनाई है, उस योजना के अनुसार हम उसका कार्यान्वयन करें, कार्यान्वयन के कर्ता बन जाए, काम करने वाले बन जाए और उनके रूप में हम भागीदारी वहां पर दे सकते हैं। अगला है हर चरण में वास्तविक निर्णय लेने में भागीदारी में समस्याओं की पहचान, व्यवहार्यता का अध्ययन, योजना कार्यान्वयन और मूल्यांकन शामिल। हर चरण में हमारा ये जो समाज है वो हर चीज का निर्णय लेगा कि भाई हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। समस्याओं की पहचान करें, हम समस्याओं की पहचान करने के बाद में उसके व्यवहार का अध्ययन करें, उसके बाद में कोई ऐसी योजना बनाए कि उस बच्चों को, उस संस्था को वो लाभप्रद हो। योजना बनाने के बाद में हम उसका कार्यान्वयन करें, उसको फिजिकल रूप से अप्लाई करें योजना को, और इसके बाद हम उसका एवोल्यूशन करें, मूल्यांकन करें कि हमारी जो योजना है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। किसी भी प्रकार से वो ऐसा तो नहीं है कि वो हमारी योजना काम नहीं कर रही है। इसके बाद आती है हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी। शिक्षक मानकों का इसमें हम कौन कौन सी चीजें जो है शिक्षण अधिगम में क्या समुदाय की भागीदारी होती है। तो एक तो शिक्षण मानकों का निर्धारण कर सकते हैं, हम शिक्षकों को प्रशिक्षण दे सकते हैं, शिक्षकों का वेतन है, चाहे उनकी सेवा की स्थिति है, पदोन्नति है, अनुशासन है, डिसिप्लिन, विद्यालय में डिसिप्लिन है कि नहीं, शिक्षक डिसिप्लिन में है कि नहीं, शिक्षक बराबर ढंग से काम करने आ रहा है कि नहीं, शिक्षक बच्चों को बराबर से शिक्षा दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। ये सारी चीजें हमें जो है वो इसके अंदर जो है वो पाई जाती है। अगली चीज है जैसे कोई बच्चा जो है ड्रॉप आउट तो नहीं हो रहे, जैसे बच्चे शिक्षा ले, हमने माना कि नामांकन करा दिया, बच्चे का एडमिशन करा दिया, एडमिशन के बाद बच्चा जो है वो ड्रॉप आउट हो गया, मतलब बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा। तो इन सारी चीजों को हम इसके अंदर हमारा जो समाज है वो देखता है। एक हमें ये भी देखना है कि बच्चों को गुणवत्ता रूप से शिक्षा दी जा रही है या नहीं, बच्चों को शिक्षा जो दी जा रही है वो बच्चों की गुणवत्ता वाली शिक्षा है या नहीं। और यदि ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, हमारे समुदाय जो है इनमें सब में भागीदारी निभा रहा है, तो हमारे बच्चों को 100% जो है वो एक अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, 100% हमारा बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा। ये चीज हमारी 5.4 के अंदर थी। और इसके बाद हमारी 5.5 जो है उसमें एक मात्र छोटा सा टॉपिक आता है, और उसमें कौन सा टॉपिक है, समुदायों में विकलांग बच्चों और उनके परिवारों की सुरक्षा करना। समुदायों में विकलांग बच्चे, विकलांग बच्चों व उनके परिवारों की सुरक्षा। ठीक है, ये चीज अपन पढ़ेंगे। इसमें अपन को पढ़ना है कि जो समुदाय में, समाज में जो हमारे विकलांग बच्चे रहते हैं, उन विकलांग बच्चे और उनके परिवार की सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी में आती है। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं हमारे, जो उन पॉइंटों को अपन देखते हैं। और कि सबसे पहले सामान्य समझ स्थापित करना, पहला पॉइंट हो गया इनमें सामान्य समझ स्थापित करना। हमें ऐसे परिवार को, ऐसे बच्चे को सामान्य समझ देनी चाहिए।
सामान्य समझ का मतलब है कि बच्चा अपनी सुरक्षा के बारे में जो नॉर्मल चीजें हैं, परिवार जो है अपनी सुरक्षा के बारे में जो सामान्य चीजें हैं उनको वो अच्छी प्रकार से समझ जाए, अच्छी प्रकार से वो उसके बारे में उसको समझ हो। तो ये समझ सबसे पहले हमको स्थापित करनी है। एक विकलांगता अधिकार, विकलांगता अधिकार, विकलांगता अधिकार का मतलब होता है कि जो अधिकार हमको एक विकलांग बच्चे को सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, उन अधिकारों में यदि किसी भी बच्चे को, किसी परिवार को किसी भी प्रकार की कोई शंका है, कोई भ्रम है या कोई झूठी बातें उनके तक पहुंचती हैं, तो उन सारी चीजों को हम क्लियर कर सकते हैं और बच्चे को अच्छी प्रकार से समझा सकते हैं। एक दुर्व्यवहार और जोखिम, दुर्व्यवहार व जोखिम। बच्चे के साथ में यदि कोई बच्चा डिसेबल है, विकलांग बच्चा है, तो उसको किसी भी प्रकार का कोई उसके साथ में गलत व्यवहार ना करे या उसको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट और जोखिम उसको नहीं उठानी पड़े, ऐसा हमारे समाज को करना चाहिए। एक जागरूकता बढ़ाना, जागरूकता बढ़ाना। यदि हमारा जो समाज है, हमारे विकलांग बच्चों और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहता है, तो हमारे समाज को, हमारे विकलांग बच्चों को और विकलांग बच्चों के परिवारों को जागरूक करना होगा। उनको बताना पड़ेगा कि भाई आपको किस प्रकार से कौन सा कार्य करना है, कौन सा लाभ किस प्रकार से आपको लेना है। एक हानिकारक भाषा, हानिकारक भाषा, कुछ भाषा या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी भी विकलांग बच्चे या विकलांग परिवार के लिए यदि वो हानिकारक हो सकते हैं, तो हमें उनको भी ध्यान देना चाहिए और उनको हमें दूर करना चाहिए। उस भाषा को हमें बच्चों से दूर रखना चाहिए। ये तो हमारी ये चीजें हैं कि हमें क्या करना चाहिए। एक चीज है हमें ये कि संगठन को कोई योजना बच्चों के लिए बनाई जाए, तो वो कौन कौन सी योजनाएं बना सकते हैं, बच्चों के लिए हम कौन कौन सी रियायत दे सकते हैं, विकलांग बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के परिवारों को हम कौन कौन सी रियायत दे सकते हैं, उसके बारे में और हम छोटा सा डिस्कशन करेंगे इसमें। पहली बात ये कि विकलांग बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में प्रशिक्षण देना चाहिए। मतलब विकलांग बच्चों को हम ये बताएं कि भैया आपको सरकार के द्वारा ये अधिकार दिए गए हैं और इन अधिकारों को आप ध्यान रखिए। ये अधिकार आप जहां आपको आवश्यकता पड़े आप इन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, तो उनको प्रशिक्षित करना चाहिए। एक समावेशी बाल अधिकार क्लब जैसे सहकर्मी से सहकर्मी समर्थन और बच्चों के नेतृत्व वाले शिक्षण सत्रों की स्थापना और संचालन करना। उनको समावेशी बाल अधिकार क्लब बताना चाहिए। जैसे माना कि कोई बच्चा है, उसके साथ में कोई विकलांग बच्चा और है, यदि वो उसकी हेल्प कर सकता है, सहकर्मी से सहकर्मी की हेल्प की व्यवस्था यदि है, यदि वो बच्चे आपस में कर सकते हैं, तो ये और भी अच्छी बात होगी। इसके लिए भी उनको प्रेरित करना चाहिए। एक सुरक्षा प्रक्रियाओं के डिजाइन के दौरान विकलांग बच्चों के साथ परामर्श सत्र, विकलांग बच्चों के साथ में हमें परामर्श सत्र का आयोजन करना चाहिए। विकलांग बच्चों के साथ में आप बातें करो, विकलांग बच्चों की समस्याओं को सुनो, उन समस्याओं को उनका समाधान बताओ, उनको कोई और अच्छी बातें बताओ। तो इस परामर्श से बच्चों की क्या होती है, हेल्प होती है। इसके अलावा विकलांग बच्चे अपने द्वारा अनुभव किए गए नुकसान की रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। समावेशी जानकारी, बच्चों के नेतृत्व वाले हितधारक प्रशिक्षण सत्र जो विकलांग बच्चों को अभ्यासकर्ताओं के साथ बेहतर सुरक्षा संरचनाओं के लिए स्वयं वकालत करने में सक्षम हो। एक माना कि विकलांग बच्चा है, उसको कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको कोई परेशानी आ गई, उसको कोई ऐसा कष्ट हो गया और उस कष्ट की वो एक रिपोर्ट बनाकर तैयार कर सके, ऐसी हमको क्षमता उसके अंदर कि भाई ये कष्ट मुझे कैसे हुआ, ये दुख मुझे क्यों हुआ, ये परेशानी मुझे क्यों आई। तो यदि जब इसकी वो रिपोर्ट बनाना सीख लेगा तो वो उसका सॉल्यूशन भी आसानी से ढूंढ लेता है। एक है अधिकार आधारित सामग्री, ब्रेल,
बड़े प्रिंट सॉफ्ट कॉपी और बच्चों के अनुकूल संस्करणों द्वारा बच्चों के अनुकूल चित्रात्मक और सुलभ प्रारूपों में होनी चाहिए। बच्चों को यदि आप किसी भी प्रकार के TLM के द्वारा बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, जैसे माना कि कोई बच्चा अंधा है, विजुअल रूप से वो डिसेबल है, हम उसको ब्रेल लिपि पढ़ाना चाहते हैं, तो ब्रेल लिपि की सामग्री हमारे पास में उचित सामग्री होनी चाहिए, बड़े प्रिंट हमारे पास होने चाहिए। TLM में जो भी हम सामग्री बना रहे हैं, जो भी हमारे पास में प्रिंट मैटर है, तो वो बड़े आकार में होना चाहिए। सॉफ्ट कॉपी में भी हमारे पास चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों के लिए अनुकूल संस्करण होने चाहिए, इससे कि हम बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं वो हमारी इस यूनिट के अंदर आती हैं, और ये सारी चीज़ें ये पूरा पेपर ओवरऑल, ये अभी हमारा पेपर ये खत्म हो चुका है 11 नंबर, तो आपको ये ओवरऑल ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये जो पेपर है पूरा हमारे परिवार और समुदाय पर आधारित है। बहुत आसान पेपर है, यदि आप इसको थोड़ा थोड़ा भी देख लेते हैं तो आसानी से आपको ये पेपर समझ में भी आ जाता है, और आसानी से आप इसको कर भी सकते हैं। लेकिन जो भैया बिल्कुल ही कोई आदमी पढ़ेगा ही नहीं पढ़ेगा, उसका कोई भी इलाज किसी के पास में नहीं होता है। पढ़ाई आपको करनी होती है, ज्यादा मत करो, कम करो, थोड़ी करो, कितनी भी करो। अरे तुक्केबाजी देने के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि हमको तुक्का किस प्रकार से देना है। भैया इसमें तुक्का भी दोगे तो जानकारी तो होनी चाहिए कुछ, तुक्का भी तो जब ही दोगे। तो आप हमारी वीडियो आप देखिए आराम से, और थोड़ा थोड़ा आप पढ़िए, जिससे कि आपको पेपर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एक कॉन्फिडेंस हो, और आप पेपर देने अच्छी प्रकार से जा सकें। नहीं तो आपको पेपर में डर लगा रहेगा कि पता नहीं पेपर में क्या आएगा, वो मुझसे आता है नहीं आता है, तुक्का भी दूंगा तो कैसे दूंगा, किस प्रकार से मेरा पेपर पास होगा। क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन सेकंड ईयर में आपको चांस नहीं मिलता है। सेकंड ईयर में यदि आपका पेपर ड्यू रहता है, इसका मतलब है आपकी डिग्री लेट हो जाएगी। फर्स्ट ईयर में यदि आपका पेपर ड्यू रहता है तो डिग्री लेट नहीं होगी, क्योंकि आप उसको सेकंड ईयर के साथ दे सकते हैं, सप्लीमेंट्री के साथ दे सकते हैं। आपका सेकंड ईयर उसी समय होगा जब आपका होना है। तो साल खराब नहीं होती, समय खराब नहीं होता है, लेकिन सेकंड ईयर में यदि आपका पेपर ड्यू रहता है तो आपकी साल खराब होगी, आपका समय खराब होगा। इसी के साथ हमारा ये पेपर खत्म है भैया, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा वीडियो देखते हैं और हमारे ऊपर आपका विश्वास है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और थैंक यू, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। धन्यवाद।